आज हम यूपी बोर्ड की 10वीं कक्षा के विज्ञान में पूछे जाने वाले विकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या पहला है कि उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है। 4 ऑप्शन है। पहला आभासी, उल्टा, बड़ा, कि दूसरा है वास्तविक, उल्टा और सीधा, कि तीसरा है आभासी, सीधा और छोटा, और चौथा है वास्तविक, उल्टा या बड़ा। तो आप इतना हमेशा याद रखें कि उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा बनाता है, और इस स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी भी जो है प्लस होती है। इसका सही उत्तर सी होगा। दूसरा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितनी होगी। तो आप याद रखें, अवतल दर्पण की फोकस दूरी पहला बात तो माइनस में होती है, दूसरा बात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होती है। तो ये 20 है तो फोकस दूरी उसका आधा होगा 10, लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन है, -10 और +10। तो चूंकि यह अवतल दर्पण है इसलिए -10 सेंटीमीटर होगा, तो इसका उत्तर सही होगा ए, -10 सेंटीमीटर। फिर तीसरा, एक दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जो फोकस दूरी होती है उसका सीधा 2 गुना होता है वक्रता त्रिज्या। तो इसका मतलब अगर ये 40 है तो वो निश्चित ही 80 सेंटीमीटर होगा, यानी उत्तर ए होगा 80 सेंटीमीटर। फिर करा, दर्पण के लिए कौन सा सूत्र प्रतिबिंब की दूरी भी, फोकस दूरी एफ और वस्तु की दूरी के बीच संबंध बताता है। यानी इस चारों में से कौन सा सूत्र सही है जो फोकस दूरी और प्रतिबिंब के लिए लगता है। तो पहला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसका सही उत्तर होगा ए। फिर अगला है 5वां प्रश्न, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का सूत्र। तो f बराबर 2r, कि f बराबर r/k2, या r बराबर f/k2, या f बराबर f1 गुणे f2/k, f1 प्लस f2। तो इसका सही उत्तर होगा f बराबर r/k2, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होती है। फिर कह रहा है, निम्न में से कौन सा अपवर्तनांक का सूत्र सही है। यानी ये 4 सूत्र हैं जिसमें अपवर्तनांक के सही सूत्र को खोजना है। तो सूत्र सही है इसमें n बराबर sin i/sin r। आप जानते हैं कि पहले माध्यम में बनने वाले कोण i sin i तथा दूसरे माध्यम में बनने वाले कोण sin r के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं, यानी उत्तर ए होगा। फिर क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है। तो हमें पता है कि क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, इसलिए इसका सही उत्तर डी होगा, 90 अंश। फिर कह रहा है, 2 माध्यमों के बीच अपवर्तनांक का सही सूत्र है। तो इसका पहला उत्तर ए होगा, क्योंकि हम जानते हैं 1n2 बराबर होता है 1/k2n1, और इस सूत्र में पक्षांतर करेंगे तो सूत्र प्राप्त हो जाएगा 1n2 बराबर, ये गुणा है इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा 1/k2n1। तो यानी ए सही है इसका उत्तर। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है, भरी हुई बाल्टी में जो जल से भरी हो छड़ी जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है। 4 ऑप्शन है, अपवर्तन, दूसरा परावर्तन के कारण, कि प्रकीर्णन के कारण, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसका सही उत्तर है अपवर्तन के कारण, यानी ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10वां है कि हीरे के चमकने का कारण क्या है। तो हीरे के चमकने का कारण 4 ऑप्शन है, प्रकाश का परावर्तन, कि अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। फिर अगला प्रश्न है, डूबते समय या उगते समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। तो 4 ऑप्शन है, प्रकाश का अपवर्तन, कि प्रकाश का प्रकीर्णन, कि क्रांतिक कोण, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन इसका कारण है,
डूबते समय और उगते समय सूर्य के लाल दिखाई देने का सबसे बड़ा कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रश्न संख्या 12वां है कि क्रांतिक कोण के लिए सही सूत्र क्या है। तो क्रांतिक कोण के लिए सही सूत्र है sin c बराबर 1/kn, यानी इसका उत्तर सी होगा। फिर निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो हमें पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उत्तर इसका सी होगा सही, 3 × 10⁸। फिर कह रहा है अवतल लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी, उल्टा और छोटा होता है। ये प्रश्न गलत लिख दिया गया है, इसका होगा आभासी, सीधा तथा छोटा। आभासी, सीधा तथा छोटा, इसका सही उत्तर ए होगा। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15वां। लेंस के लिए प्रतिबिंब, फोकस दूरी और वस्तु के बीच की दूरी का संबंध बताने वाला सूत्र है 1/kf बराबर 1/kv माइनस 1/ku। यही सूत्र दर्पण में प्लस होता है जो ये है, और यही सूत्र लेंस में माइनस होता है, यानी इसका उत्तर बी होगा। प्रश्न संख्या 16वां है कि दो लेंसों के संयोजन की कुल क्षमता होती है, यानी दो लेंसों को अगर अलग अलग जोड़ दिया जाए, दो लेंसों को एक साथ मिला के जोड़ दिया जाए तो उसकी कुल क्षमता होगी P बराबर P1 + P2 के बराबर, क्योंकि इसमें बाकी के सब सूत्र गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, P बराबर P1 + P2 + P3, दो लेंसों को जोड़ने की कुल क्षमता। फिर कह रहा है प्रश्न संख्या 17वां कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी -100 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी। तो जब फोकस दूरी माइनस में है तो क्षमता भी माइनस में होगी। और दूसरा हम बताए हैं कि क्षमता P बराबर होता है 100/kf, तो 100/kf का फोकस दूरी का मान 100 है, तो 100 से 100 कटेगा एक बार, यानी -1 डायोप्टर। 4 ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे आपसे परीक्षा में, कोई पूछा जाएगा। फिर कह रहा है एक लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर है प्लस में, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो अगर क्षमता प्लस में है तो फोकस दूरी भी प्लस में होगी, तो इसका सही उत्तर होगा ए, 10 सेंटीमीटर। फिर एक ही आवर्धन के लिए सूत्र कौन सा सही है। तो m बराबर v/ku, u/kv या i/o/ki या o/i, तो इसका सही उत्तर ए होगा। आवर्धन के लिए सही सूत्र है m बराबर v/ku, यानी प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। फिर 20वां प्रश्न है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, जिसे डी से दर्शाते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। 21वां प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष का प्रमुख कारण क्या है। तो हम पढ़े हैं कि लेंस का मोटा या चपटा हो जाना। तो दिया है लेंस का मोटा हो जाना, कि पतला हो जाना, कि रेटिना का कमज़ोर हो जाना या रेटिना का मोटा हो जाना। तो ये सब कारण नहीं है, बल्कि लेंस मोटा हो जाता है, इसलिए दूरदृष्टि दोष हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा लेंस का मोटा हो जाना, यानी ए। फिर अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष में स्पष्ट दिखाई देती है ए, दूर की वस्तु या नज़दीक की वस्तु या अनंत की वस्तु या कोई नहीं। तो दूरदृष्टि दोष में जो दोष हुआ होता है वही वस्तु दिखाई देती है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, और निकट में निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु। फिर से समझ लें, दूरदृष्टि दोष में स्पष्ट दिखाई देती है दूर की वस्तु, यानी दूरदृष्टि दोष से पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है तो उसे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसका सही उत्तर होगा दूर की वस्तु। फिर अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष में स्पष्ट दिखाई देती है। तो निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी या नज़दीक की वस्तु। तो उत्तर इसका ए होगा, नज़दीक की वस्तु। फिर कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने, प्रश्न संख्या 24वां, कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग पढ़े हैं या आप जानते हैं कि इस उत्तल लेंस का
दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर बी होगा, गलती से लिख दिया गया है, इसका उत्तर बी होगा। फिर से समझ लें, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो पहला दिया है ऑप्शन अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस, तीसरा है अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर बी होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिसकी क्षमता प्लस में होती है। फिर कह रहा है अगला कुछ प्रश्न संख्या 25 की अवतल लेंस की मुख्य फोकस दूरी होती है धनात्मक की ऋणात्मक की दोनों, किसमें से कोई नहीं, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसीलिए इसका सही उत्तर बी होगा। फिर कह रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम लोग अभी पढ़े हैं, यहाँ पे प्लस होती है, तो यहाँ भी धनात्मक ही होगी, यानी इसका उत्तर ये होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक या प्लस में होती है। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से धातु कौन है? धातु का मतलब जिस पर धन आवेश हो, जिसमें विद्युत धारा का और ऊष्मा का प्रवाह हो, उसे धातु कहते हैं। तो पहला है चांदी, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है फास्फोरस, चौथा सल्फर। तो इसमें धातु जो है चांदी है और एक अच्छी सुचालक माना जाता है चांदी को जो है। इसका उत्तर ए होगा। निम्न में से कौन अधातु है? अधातु मतलब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न होता हो। तो पहला ऑप्शन है फास्फोरस, दूसरा है सोडियम, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा कैल्शियम। तो सोडियम, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम ये तीनों धातुएं हैं, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जबकि फास्फोरस में नहीं होता, इसलिए अधातु फास्फोरस है। इसका उत्तर ए होगा। फिर कह रहा है निम्न में से उपधातु कौन है? तो सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सोना, सल्फर। तो देखिए एल्युमिनियम और सोना धातु, सल्फर अधातु, लेकिन सिलिकॉन उपधातु है, क्योंकि उपधातु उसे कहते हैं जिसमें धातु तथा अधातु दोनों का गुण हो, तो इसलिए इसका सही उत्तर ए होगा। प्रश्न संख्या 29वां देखें। कह रहा है ओम के नियम का सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो ओम के नियम का सूत्र होता है V = I × R। यही सूत्र है ओम के नियम का। इसका उत्तर ए होगा, V = I × R। बाकी के सब सूत्र गलत है। प्रश्न संख्या 34वां है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो इसे दो तरह से पूछा जा सकता है कि विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। तो चार ऑप्शन है लोहा, एल्युमिनियम, नाइक्रोम तथा टंगस्टन। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु जो चमकता है उसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं, वो टंगस्टन का बना होता है, उसे फिलामेंट के नाम से भी जाना जाता है, फिलामेंट भी पूछ सकता है। फिर प्रश्न संख्या 35वां है कि हीरे या प्रेस का तंतु, यानी जो हीरे या प्रेस में गर्म होने वाला पदार्थ है, वो किस चीज़ का बना होता है। तो एल्युमिनियम या लोहा या नाइक्रोम या टंगस्टन। तो इसका सही उत्तर होगा नाइक्रोम। इसका सही उत्तर होगा सी, नाइक्रोम। इसका सही उत्तर सी होगा, नाइक्रोम। फिर आगे का रहा प्रश्न संख्या 36वां। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है डायनेमो, हीटर की मोटर की ट्रांसफार्मर, यानी विद्युत धारा को ऊष्मा में कौन बदलता है। तो हीटर। इसका सही उत्तर बी होगा। फिर अगर आप पूछ रहा है कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, या कार्य या ऊर्जा को हम किस चीज़ में मापते हैं। तो इसका सही उत्तर बी होगा, जूल में। हम लोग कार्य या ऊर्जा को जूल में मापते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखें। विद्युत शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति या सामर्थ्य में चार ऑप्शन है, वाट या वोल्ट या एम्पियर या जूल।
तो हम वोल्ट जाने हैं, विभवांतर का है, एम्पियर विद्युत धारा का और जूल कार्य का, तो वाट, ए इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। इसका सही उत्तर बी होगा, 746 वाट। फिर प्रश्न संख्या 40वां है कि 1 किलोवाट बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट कितना के बराबर होता है, तो 746 वाट की 100 वाट की 1000 वाट की 1 × 10⁴, यानी इसका सही उत्तर सी होगा, 1000 वाट। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 41वां देखिए, पहला विद्युत फ्यूज तार बना होता है। जो फ्यूज तार होता है वो किस चीज़ का बना होता है, लोहा तथा टीन, तांबा तथा टीन, या टीन और कापर। तो ये कापर को ही तांबा कहते हैं, तो इसका बी और सी दोनों उत्तर हो सकता है। तो फ्यूज तार जो है तांबे और टीन का बना होता है, या टीन और कापर भी कर सकते हैं, दोनों से मिलकर बना होता है। इसका उत्तर बी और सी दोनों सही लिख सकते हैं। हालांकि बोर्ड परीक्षा में इनमें से दोनों में से कोई एक ही देगा। फिर क्या, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को बदल देता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, उसमें ऊर्जा की, रासायनिक ऊर्जा की, यांत्रिक ऊर्जा की, कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा उसमें ऊर्जा में, यानी विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदलता है, इसलिए इसका उत्तर ए सही होगा। फिर प्रश्न संख्या 43वां है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के लिए कुल प्रतिरोध होता है, तो इसका सही सूत्र है R बराबर R1 + R2 + R3। इसी तरह से समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के लिए कुल प्रतिरोध होता है 1/KR बराबर 1/KR1 + 1/R2 + 1/R3, ऐसे, यानी उत्तर इसका सी होगा। प्रश्न संख्या 45वां देखिए कि किसी विद्युत तार में लगातार धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, गर्म होने लगता है तार, या ठंडा होने लगता है, या गल जाता है, या इसमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर सही होगा ए, गर्म होने लगता है, और इसे बोलते हैं विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। फिर प्रश्न संख्या 46 है कि विद्युत बल्ब या हीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो 4 ऑप्शन है उसमें प्रभाव पर, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर, या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या इसमें से कोई नहीं। तो विद्युत और हीटर दोनों विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलते हैं, इसीलिए विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर काम करते हैं, यानी इसका सही उत्तर ये होगा। फिर कह रहा है विद्युत मोटर कार्य करती है, तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है, तो उसमें प्रभाव पर, या चुंबकीय प्रभाव पर, या चुंबकीय प्रेरण पर, या कोई नहीं। तो ये जो मोटर है विद्युत मोटर, वो चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है, इसका सही उत्तर बी होगा, चुंबकीय प्रभाव। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है किसमें, उसमें ऊर्जा में, कि रासायनिक ऊर्जा में, कि यांत्रिक ऊर्जा में, कि कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, यानी सी, तीसरा सही होगा इसका। इसी तरह से प्रश्न संख्या 49वां है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या चौथा है सभी। तो इसका उत्तर डी होगा, सभी, यानी ये तीनों जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं जो परीक्षाओं में पूछते हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी। और फिर प्रश्न संख्या 50वां पूछ रहा है कि चुंबकीय बल का मात्रक होता है न्यूटन, की किग्रा, की एम्पियर, या इसमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन जो है चुंबकीय बल का मात्रक है। फिर इसी तरह से प्रश्न संख्या 51वां है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, इस चारों में से चुंबकीय फ्लक्स का क्या मात्रक है, तो वेबर है, या टेस्ला है, या वे वोल्ट है, या एम्पियर है। तो इसका सही उत्तर ए होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। फिर अगला इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻21 के 1.6 × 10⁻⁻20
कि 1.3 गुणे 10 पर घात -19 की 1.6 गुणे 10 पर घात -19, यानी डी इसका सही उत्तर होगा। इसका डी जो है सही उत्तर होगा। 1.6 गुणे 10 पर घात -19 जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। फिर डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 4 ऑप्शन पूछा गया है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, कि इसमें से कोई नहीं। तो जो डायनेमो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, इसलिए इसका उत्तर सी होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर 54वां प्रश्न है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को बदल देता है। जो डायनेमो है वो कार्य करता है यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? ऊष्मीय ऊर्जा में, कि विद्युत ऊर्जा में, कि रासायनिक ऊर्जा में, कि कोई नहीं। तो इसका उत्तर दूसरा होगा। जो डायनेमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आज के लिए इतना ही, शेष कल।